हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऑप्शा सर्कल में। आज साइंस के एनसीईआरटी सीरीज में 6 क्लास का सेकेंड क्लास है और ये 6th आज कंप्लीट हो जाएगा। सुबह से ही परेशान थे सभी लोग, टेलीग्राम पे क्लास भी लिए 2 घंटा इस चक्कर में, क्योंकि ये जो है यूट्यूब जो है उस टाइम से मेरा काम नहीं कर रहा था, टेक्निकल दिक्कत था। ठीक है, तो अब तो सही हो गया है। अब देखिए पीडीएफ में अपना वाटरमार्क डाल दिए हैं। ठीक है, जितना पीडीएफ आज नाम डाल रहे हैं, कल ग्रुप का नाम डाल देंगे। ठीक है, देख रहे हैं वाटरमार्क है, आराम से पता चल जाएगा अपना ही पीडीएफ है। चलिए, तो आज जो है 8 चैप्टर नंबर 16 है टोटल। इसमें 6 क्लास में चैप्टर 16 है। ठीक है, जिसमें से 7 चैप्टर हम लोग फर्स्ट डे कंप्लीट कर रखे थे। आज जो है आपको करना है 9 चैप्टर कंप्लीट। तो 9 और 7 हो जाता है 16, 9 चैप्टर कंप्लीट करना। और आज का क्लास है, अंत तक बने रहिएगा। 110% ऐसा ऐसा चीज़ सीख के जाइएगा जो कभी आप किसी बुक में देखे तक नहीं होंगे। और आपको लगेगा यार इतना रट रहे थे और इतना आसानी से इस चीज़ को समझ गए, अब तो कुछ भी क्वेश्चन आए आंसर कर ही देंगे। जैसा कि टेलीग्राम पे आज लोग बता रहे थे कि आप एक बार सर बता देते, बस वही हम लोग सुनते हैं, उसी से सारा चीज़ समझ में आ जाती है। तो उसे ही आपको सुनना है, ठीक, करना कुछ नहीं, करने के लिए हम हैं। देखिए अभी हम बता देते हैं, ये जो संधि के बारे में आप कहीं पढ़े हैं। देखिए धुराग संधि, अचल संधि, कुंदुक खलिका संधि, कभी पढ़े हैं संधि और उसकी विशेषताएं? नहीं पढ़े हैं ना। अभी तुरंत 2 बार हिंज संधि, 2 मिनट रुकिए और आप ये बताएंगे धुराग संधि क्या, अचल संधि क्या, कुंद, ये टोटल आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे, ये लेके चलते हैं आपको। देखिए अस्थि जो होता है, बोन और उपस्थिति कार्टिलेज, ये मानव कंकाल बनाता है। ठीक है, यानी हड्डी और मतलब अस्थि और उपस्थिति मिलके मानव कंकाल बनाता है। और जो मानव कंकाल है आपका खाका है, उस शरीर को एक आकृति देता है। उसी के कंकाल पे ऊपर से आपको मांस मानिए लटका दिया गया और ऊपर से चमड़ी जो है, चाम जो है, त्वचा, वो डाल दिया गया है। अब ये कंकाल जो है ये चलने में जो है सहायता करता है और आंतरिक अंग की सुरक्षा करता है। आपके शरीर के अंदर में जितना किडनी, लीवर, जिगर, गुर्दा जो भी है, दिल, इस सभी को सुरक्षा देता है। और मानव कंकाल जो है इसमें खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे, ये सब जो है, हाथ पांव, ये अस्थि इस सब से बना हुआ है। मतलब इस सब चीज़ में मानव कंकाल में क्या क्या है, खोपड़ी भी है, मेरुदंड आपका पीछे से जो रहता है वो भी है, पसलियाँ भी है, 24 गो होता है, वक्ष की अस्थियाँ भी है। वक्ष समझते हैं ना, हृदय वाला जो होता है, ये देखते हैं पूरा बिना हुआ, लगता है कि एकदम बिना हुआ है एकदम। कंधा हो गया आपका, ठीक है, श्रेणी में लिखा हो गया, हाथ पांव हो गया, ये सब की हड्डियां जो है आपको मानव कंकाल में ही आता है। ठीक है, मानव कंकाल में बहुत सारी संधियां होती है। अब ये जो हड्डी है, इतना सारा जो हड्डी आप देखें, ये मानव कंकाल में ये सब जो आता है, इस सबको आपस में जुड़ेगा ना कोई न कोई संधि, उसी संधि के बारे में पढ़ना था हमको। और अभी बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप बनाइएगा और आपको A to Z चीज़ याद होगा अभी तुरंत। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और आप धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, देखिए 6 to 12 एनसीईआरटी अगर आप साइंस कर लिए, साइंस में समस्या नहीं आएगी। और दरोगा में क्या हो क्वेश्चन, तो 19 गो क्वेश्चन, और बीएसएससी में क्या हो क्वेश्चन, तो 25 गो क्वेश्चन साइंस रहेगा। तो समझिए कितना मेजर पॉइंट है, मात्र 15 दिन में आपको कंप्लीट कराएंगे। इसीलिए सब साइंस पढ़ रखे हैं आप। एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ के देखिए, फिर आपको लग जाएगा कि आप नया चीज़ क्या गेन किए। ठीक है, आंसर कैसे करना है डिस्क्रिप्टिव मोड में। देखिए आप ऊपर से लेके चलते हैं, आपका गर्दन है, गर्दन और सिर, गर्दन से ऊपर जो है सिर रहता है, तो सिर और गर्दन बीच में जो जुड़ा होता है, वो जोड़ने वाली संधि को धुरांग संधि कहते हैं। ठीक है, धुरांग संधि बेलनाकार होता है और अस्थि एक छल्ले में घूमती है। आप कभी गौर करके देखिए, फसरी लगाते हैं जहाँ पर कंठ जो होता है, उसको गौर से भी सहलाइए, हाथ से सहलाइए, सहला रहे ना। हाँ देखिए, लग रहा है कि गोला 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 है। ठीक है, लग रहा है ना, आप ऐसे ऐसे देखिए टो के, लग रहा है ना कि गोलाकार अस्थि का एक छल्ला गया ऊपर मुंह, यही जो है धुरांग संधि है। ठीक है, यही धुरांग संधि है और ये गर्दन को सिर से जोड़ के रखता है। गर्दन को किससे जोड़ के रखता है, सिर को जोड़ के रखता है। और ये अगर टूट जाए आदमी टिंग जाएगा। ठीक है, पता होगा ना, इसी के खत्म होने से हो जाता है। तो आपको धुरांग संधि के बारे में पता चल गया। ठीक है, दूसरा है अस्थियों के बीच कुछ संधि ऐसी भी है जो गति नहीं कर सकती है, हिले नहीं सकती है। मतलब 2 हड्डी जो जुड़ल रहता है, कुछ ऐसा भी उसमें अस्थि मतलब संधि होता है जो हिलता नहीं है, जो चलता नहीं है, हिलता नहीं, उसको अचल बोलते हैं। तो अचल संधि कहलाता है। अब दिमाग लगे आपके शरीर में कहाँ पर कौन ऐसा अंग है जो हिलता नहीं है, तो शरीर में आपको पता होगा ऊपरी जबड़ा जो होता है, दांत वाला जबड़ा करके देखिए ना, ऊपरी जबड़ा और कपाल, ये दोनों जो है जुड़ा है अचल संधि से। ऊपर वाला जबड़ा कभी मूव किया है, देखें नहीं करता है, नीचे वाला जबड़ा मूव करता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा अचल संधि कहाँ पे है। ठीक है, और धुराग्र संधि कहाँ पर है, अचल संधि कहाँ पे, 2 संधि खत्म हो गया।
चलिए, तीसरा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसलिए बता रहे हैं, हिंदी आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। कदुक खुलिका संधि, ठीक है। तो बॉल एंड ज्वाइंट संधि याद रहेगा। बॉल देखे हैं, बैट बॉल खेले हैं, गेंद देखे, गेंद एकदम गोलाकार होता है, और सॉकेट एगो होता है ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, सॉकेट लगा है। ये बॉल इसमें इसी से नाचेगा नाचेगा ना, बॉल वायरिंग नहीं देखे हैं, मशीन उसीन में देखेंगे बॉल वायरिंग लगा हुआ, तो उसके अंदर चारों तरफ ही मूवमेंट कर सकता है, जैसे मन ऐसे मूवमेंट कर सकता है बॉल। बस यही है। इस संधि कहाँ पर होगा, तो आपका कुल्हा 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 और आपका कंधा, ये दोनों जगह पे संधि होता है, और ये बॉल हर दिशा में मूवमेंट कर सकता है। इस सॉकेट के अंदर ये सभी दिशा में गति कर सकता है। तो अब आप मार दीजिएगा ना, कुदुम खुलका संधि, जिसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, कंधा और कुल्ला में होता है, ये सभी दिशा में गति करेगा, ठीक है। अचल संधि सिर्फ एक दिशा में, मतलब गति नहीं करेगा, किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा। अचल संधि किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा, ये जबड़ा में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। और बताए धुराग्र संधि, ये जो है कहाँ पे, बेलनाकार अस्थि का एक छल्ला होता है, गर्दन और सिर को जोड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं हम केहुनी पे। केहुनी पे एक होता है हिंज संधि। हिंज संधि, केहुनी या घुटना जो होता है आपका, घुटना देखिए अंदर की तरफ मुड़ता है, ठीक है, मुड़ता है ना। कभी घुटना को आप ऐसे मोड़ के नाक में सटा के देखे थे, पैर को ऐसे आएगा, आपका पैर आपके नाक की तरफ, माथा की तरफ आएगा नहीं, आपको पैर को मोड़ सकते हैं तो सिर्फ पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, आपके पीछे जाएगा। तो ये जो संधि होगा हिज संधि है। कोहनी और घुटना, कोहनी जो है आपका हाथ जो मोड़ते हैं तो कोहनी से मुड़ता है, वो आपको आपके तरफ आ लाता है, उसके विपरीत जाता है। देखिए तो हाथ मोड़ के देखिए तो विपरीत तरीका में नहीं जाता, इसको बोलते हैं हिज संधि। तो पता चल गया कि एक ही दिशा में गति करता है, उसको हिंज संधि कहते हैं, कोहनी और घुटना में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक में कई दिक्कत बा नहीं ना, ठीक है। कंकाल के कुछ आंतरिक अंग भी हैं जो हड्डियाँ में इतने कठोर नहीं है, इन्हें मोड़ा जा सकता है, ठीक है। कंकाल में जो है कुछ अंदर में भी और होता है, ठीक है, जो हड्डी जितना मजबूत है उतना वो मजबूत नहीं होता है, ठीक है। इसको उपस्थिति बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे ना कि हड्डी क्या बोलते थे, कि हड्डी और उपस्थिति यानी कार्टिलेज और बोन, ये दोनों मिलकर कंकाल तंत्र बना है। तो ये जो है कंकाल के कुछ आंतरिक अंग भी हैं जो हड्डी के इतने कठोर नहीं होते हैं, उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपस्थिति यानी कार्टिलेज कहते हैं। पूछते कार्टिलेज क्या है, तो हड्डी क्या है, तो हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसको मोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। कंकाल मतलब कि हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वहीं अगर हड्डी जितना मजबूत होता है उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है क्या, उपस्थिति, इसे मोड़ा जा सकता है। लेकिन हड्डी मजबूत होता है उसको मोड़ा नहीं जा सकता है, ध्यान रखना यही कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। अब कहीं से कान में जो हड्डी है, कान में हड्डी, इसको पूरा ममोड़ दीजिए, कान पकड़ ऐंठ दीजिए, ठीक है, कहते हैं कनेठी चढ़ा देंगे तो पूरा कान ममोड़ देते हैं, कुछ होता है नहीं होता है। तो इसमें जो हड्डी है, ठीक है, वो यही कार्टिलेज है, कार्टिलेज, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे ऐसे आपके शरीर में बहुत सारा पाया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधे देखिएगा आप, मारिए ढक, ये आंसर होगा। देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे ना, तैयो आप आंसर कर दीजिएगा। देखिए कैसे कर दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि जो है कहाँ पाया जाएगा, तुरंत आप लोग पढ़े हैं, धुराग्र संधि कहाँ पाया जाएगा बताइए। धुराग्र संधि कहाँ पाया जाएगा, गर्दन और सिर को जोड़ने वाला होगा, यही ना होगा धुराग्र संधि, ठीक है। यहाँ जो है पाया जाता गोलाकार छल्ला, कंठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब अचल संधि क्या होगा, जो सभी दिशा में गति प्रदान करेगा, एक ही दिशा में गति करेगा, गति न करने वाला। तो कोई भी पागलों को देंगे तो मार देगा, गति नहीं करने वाला अचल संधि। इतना बताने के बाद, ठीक है, उसके बाद बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, देखिए ना, कुदुक और खलिका संधि कहाँ पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो सभी दिशा, एक ही दिशा में गति करने वाला है, सभी दिशा में गति करने वाला, तो सभी दिशा में गति करने वाला, ये कुल्हा और कौन, कंधा, ठीक है। ये हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक बताए थे हिज संधि, केहुनी में और घुटना में, ये जो संधि एक ही दिशा में मुड़ता है, तो एक ही दिशा में गति करने वाला हिज संधि हो गया। अब देखिए कितना मजा आ गया ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आपको, ठीक है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका आराम से देखेंगे, एक आराम से, ठीक है। ये नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसको आराम से देखिए। मानव शरीर में पेशियां जो है, पेशियां, इस पे कह रहा है विचार करने के लिए, पेशी के बारे में, बेवकूफ़ आदमी, पेशी के बारे में कह रहा है विचार करने के लिए। तो पेशी है, इसके बारे में विचार करना। देखिए पेशी संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी और कठोर और मोटी हो जाती है। जैसे मानिए ये पेशियां हैं, इसको संकुचित करेंगे, छोटा करेंगे, तो इतना दूर में था, अब इतना छोटा जगह में आएगा, तो ये पहले की अपेक्षा क्या होगा, कठोर होगा, बिल्कुल सही बात है। मोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये पेशियां ही अस्थि को खींचता है, पेशियां ही अस्थि को क्या करता है, खींचता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी थोड़ा देर में 2 क्वेश्चन में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोई हड्डी आपका चलता है, कैसे चलता है, हड्डी चलता है,
आप जो कहीं से यहाँ से उठ के या सीधे पटना दिल्ली पैदल चल जाते हैं, कैसे चल जाते हैं? मूवमेंट को समझिएगा, अभी मूवमेंट है भाई, मूवमेंट, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि कैसे चलते हैं हम, ठीक है। एक एक चीज़ को सिर्फ समझना है। साइंस इतना खतरनाक है कि आप अपने शरीर पे अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये तो आपका स्पष्ट हो गया, 1 नंबर स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए सही है। 2 नंबर में आते हैं कि पेशियां के जोड़े एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थि गति करता नहीं। एक साथ सिकुड़ेगा फैलेगा तो देखो, 2 पेशी, एक पेशी एक ये पेशी, ये मानिए बीच में हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी का छल्ला है, ठीक है। अब एक पेशी जो है, एक पेशी वो सिकुड़ेगा और एक बहुत फैलेगा, ठीक है। तो जो फैलेगा, जो सिकुड़ेगा तो ऊपर क्या पर है? संतुलन की अवस्था में पेशी कठोर होती है, मोटी होती है, ठीक है, और छोटी होती है। तो ये कठोर हो जाएगा। अब ये दूसरा जो है, ये पहला वाला जो है, ये फैलेगा यहाँ से। अब ये फैलेगा तो इधर भी थोड़ा भागेगा, इधर भी भागेगा, तो इधर ज़्यादा भागेगा तो हड्डी को आगे खींच के ले जाएगा, ठीक है। और ये पीछे वाला जो है, पीछे वाला ये अब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, ध्यान रखना, ये अब सिकुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर ये फैला था, अब इसका अपोजिट आएगा। फिर थोड़ा देर बाद ये ई सेकंड में अब ये फैलेगा और हड्डी को खींच के यहाँ ले आएगा, ठीक है। ये हड्डी खींच के यहाँ ले आया, फिर ये अब सिकुड़ गया, अब ये फैलेगा तो फिर हड्डी को खींच के यहाँ लेके चला जाएगा। तो हम जो चलते हैं इसी के आधार पे चलते हैं, ठीक है। तो ये में कह रहा है कि पेशियाँ के जोड़े यानी 2 पेशी एक साथ सिकुड़ेगा और फैलेगा नहीं, एक साथ नहीं, बारी बारी सिकुड़ेगा, बारी बारी से फैलेगा। 1 नंबर सही है, सिर्फ 1 नंबर, ठीक है। अब देखिए पूरा पढ़ के आप समझ सकते हैं, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। पेशियाँ के जोड़े के समांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने की अस्थियाँ गति करती है, न कि एक साथ। मतलब एगो फैलेगा, एगो सिकुड़ेगा, एगो फैलेगा, एगो सिकुड़ेगा, तब जो है हमारी हड्डी गति करेगी। एक साथ तो नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि मूवमेंट कैसे बनता है, ठीक है। शरीर में जो है मूवमेंट कैसे बनता है, देखिए कैसे बनता है मूवमेंट। एक किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। 2 पेशी जो है आपका शरीर में, पेशियां जो पाया जाता है उसको काम करना करता है। जब 2 पेशियां में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि जो है उस दिशा में खिंच जाती है। बताया ना कि जैसे मानिए ई है, ठीक है। अब मानिए ये हड्डी है, अब ये जो सिकुड़ेगा तो जिधर सिकुड़ेगा उधर भागेगा, ठीक है, अस्थि भागेगा उस साइड, ठीक है। और युगल की दूसरी पेशियां शीतल लंबाई बढ़ाकर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। मतलब एगो पहले सिकुड़ेगा, जिधर सिकुड़ा उधर हड्डी चला गया, ठीक है, इधर से फैल के चला गया। अस्थियां के विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शीतल पेशी सिकुड़कर अस्थि को पूर्ण अवस्था में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शीतल हो जाती है। मतलब अपोजिट है, एगो एक बार फैल रहा है, एगो मतलब कि सिकुड़ रहा है, एगो फैल रहा है, एगो सिकुड़ रहा है, तो गति हो रहा है, ठीक है। अगर इसको समझ गए होंगे जो लोग मूवमेंट को, तो समझिए मजे है होने के लिए, ठीक है। बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब देखिए केचुआ के बारे में दिया है। केचुआ कभी आप देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देखे तो आज आपको हम केचुआ दिखाते हैं, ठीक है। केचुआ जो होता है, केचुए उसके शरीर में अस्थि नहीं होता, हड्डी नहीं होता है, ठीक है। केचुआ जो है उसके शरीर में हड्डी नहीं होता, परंतु पेशियां होती है। चलेगा किससे? पेशी से। पेशी उसके शरीर में जो है संकुचन और विस्तारण में सहायता करती है। बताया ना, एगो संकुचित और विस्तारण, उसी के हड्डी भी चल रहा था। केचुआ भी संकुचन और विस्तारण से ही चलता है। केचुआ में हड्डी नहीं होती है, सिर्फ पेशियां होती है। ध्यान रखना, एक चीज़ याद होना चाहिए आपको। दे देगा केचुआ के बारे में एनसीईआरटी है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। पेशियां के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से केचुआ में गति आती है और वो चलता है। केचुआ ऐसे देखता है, ऐसे करके चलता है ना, यही संकुचन और प्रसारण के कारण। अब देखिए ये चीज़ समझिए, केचुआ के शरीर में छोटे छोटे अनेक सुक होते हैं। सुक पूछ देंगे कि केचुआ के शरीर में ऐसा क्या पाया जाता है जो मिट्टी को पकड़ बनाता है, मिट्टी को एकदम पकड़ के रखता है। तो उसके शरीर में सुक पाया जाता है, जो बाल जैसी रचना होती है, वही मिट्टी में उसके पकड़ को मजबूत बनाता है। ये शरीर के कुछ निचले पदार्थ होते हैं, ये भी उनके चलने में सहायता करता है। यानी केचुआ सुक की सहायता से मूवमेंट करता है, ठीक है। आगे देखिए, केचुआ अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाते हैं और ये अपने शरीर में अनपचे पदार्थ को बाहर निकालते हैं। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी में उपजाऊ बना देता है, इससे पौधा को फायदा मिलता है और केचुआ किसान का मित्र कहते हैं। यानी केचुआ ऐसे 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 कल के चल रहा था, यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी आया, ये खाते गया, जो पचाने वाला था पचा गया, केचुआ आगे निकला, पीछे से जो है पीछे सारा मिट्टी अनपचा हुआ निकल गया, ठीक है। और ये जो निकाल दिया पीछे से मिट्टी, केचुआ ऐसे 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 करके नहीं निकालता, दिखाते हैं, रुकिए, बुंदका निकालता है मिट्टी, ऐसे ऐसे नहीं निकालता है मिट्टी, ऐसे ऐसे, याद पड़ा, केचुआ ऐसे ऐसे छोटा छोटा नहीं निकाल देता है। तो ये जो मिट्टी भुरभुरा टाइप हो जाता है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। और अभी थोड़ा देर रुकिए ना, तो इधर बताएंगे केचुआ में दांत नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता कि भोजन चबा जाए, ठीक है। बहुत सारा चीज़ मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ऐसा बर्मी कंपोस्टर समझिएगा ना कि आपको लगेगा कि यार बर्मी कंपोस्ट हम क्या समझ रहे थे, अभी क्या है,
ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा, सिर्फ अंत तक बना रहना, और गारंटी है ये सब चीज़ किसी साइंस के किताब में नहीं। हम भी बहुत साइंस पढ़े हैं, आपको पता हो कि 2015 के बाद 16 के बाद पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लगातार पढ़ ही रहे हैं, कभी छोड़े नहीं 1-1.5 साल बीच में ट्रेनिंग को छोड़ के, ठीक है। तो हमको भी साइंस का बहुत किताब पढ़ा हुआ है, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिल पाता है, जो कॉन्सेप्ट आपको अभी बता रहे हैं हम, ठीक है। एकदम वन लाइनर रटिए, नहीं तो सब्जेक्टिव है, तो इस टाइप में एकदम सार संग्रह दिया गया, आपको कहानी के तौर पे समझाया नहीं है। कहानी के तौर पे एनसीईआरटी सिर्फ आपको समझा सकती है बस, इसीलिए ओल्ड एनसीईआरटी प्रीफर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ तक आपको हो गया। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, केचुआ वाला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए केचुआ का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन सही करेंगे। देखिए इसका स्टेटमेंट जो है ना, केचुआ वाला 4 गो स्टेटमेंट है, और 4 स्टेटमेंट हम आप ही सही कीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। आइए आ गए। पहला ऑप्शन दे रहा है कि केचुआ की शारीरिक रचना और उपयोगिता के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कोशिका जो है, केचुआ का मेरुदंड लंबा और शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है। बताइए, शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है, अब मेरुदंड लंबा होता है, उसमें हड्डी होता है, मेरुदंड होता है, खाली पेशियां होता है, तो गलत हो गया ना, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है केचुआ में गति शरीर की पेशियां की बारी बारी विस्तारन या संकुचन से होता है। बिल्कुल, एक बार विस्तारन एक बार संकुचन से गति होता है, दूसरा सही हो गया ना। तब एक बार अगर समझ गए केचुआ को तो देखिए कुछ आपसे गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ है, एनसीईआरटी यही कहता है कि जलवा है भाई, जलवा। शरीर के जो है अध सतह पर सुक यानी बाल जैसी आकृति जो है केचुआ को भूमि में पकड़ बनाती है। यानी जो केचुआ होता है उसके निचले वाला हिस्सा अंध सतह जिसको कहते हैं, उस पर सुक यानी बाल जैसी आकृति होती है, जो जमीन से उसको कॉन्टैक्ट करता है, पकड़ बनाता है, चलने में भी सहायता करता है। तुरंत पढ़े यही चीज़ सही है। चलिए, और केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो है सहायक होता है, बिल्कुल, और ये किसान का मित्र भी कहलाता है। तो ये सभी के सभी सही हो गए। अब बताइए मज़ा आया ना? तो मज़ा आएगा, बस लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि 3-4 दिन बाद खुश हुए हैं, ठीक है। चलिए, केचुए के श्वसन के संदर्भ में लिखने में कौन सा कथन जो है सही है। केचुए के कह रहा है संदर्भ में कौन सा श्वसन जो करता है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताइए, केचुआ किससे श्वसन करता है? त्वचा से नहीं, मुख से नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या से? केचुआ जो है नासिका ग्रंथ से श्वसन करता है। किससे श्वसन करता है? नासिका ग्रंथ से, पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर आप देख रहे हैं। ये 5 नंबर जो है इसको थोड़ा सा हमारा मन है पहले एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसलिए मन है कि तब आपको मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। अगर हम ऐसे करा देंगे तो करा देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसलिए पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि चीज़ें क्या है, फिर आप आंसर जो मारिएगा, ताकि तब आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगी। अरे यार ये तो हम बना देते हैं, ठीक है, पहले से क्यों नहीं बताए। तो चीज़ें जो है मज़ा आएगी। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है। घोंघा कभी देखें? घोंघा खाए हैं? नहीं खाए, फोटो दिखाना पड़ेगा आपको। घोंघा जो होता है उसका कवच जो है उसका बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थि का नहीं बना होता है। गजब का बात, हड्डी का नहीं बना होता है। कवच एकल यूनिट में होता है, सिंगल यूनिट में होता है, और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। अगर कह दे उसका कवच उसको चलने में सहायता करता है तो नहीं। कैसा होता है? ये अस्थि का नहीं बना होता है, और ये एकल यूनिट में होता है, सिंगल, कहीं ज्वाइंट नहीं पाया जाता है घोंघा के मतलब कि बाह्य कंकाल में, ठीक है। और यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, ठीक है। ये मतलब घोंघा जैसे जैसे चलता है तो इसका जो है कंकाल भी इसके साथ चलता है। घोंघे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल रचना के रूप में होती है, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं, और घोंघा अपनी इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है, और इसी की सहायता से घोंघा धीरे धीरे क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो घोंघा जो है, घोंघा का कवच जो है उसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच जो है, यह कवच एकल यूनिट में, सिंगल यूनिट में होता है, और यह घोंघे के चलने पे कोई सहायता नहीं करता है, यह घोंघे के साथ साथ खींचता जाता है, ठीक है। तो ये जो है अब समझ में आ गया होगा घोंघा का कवच कैसा हो। घोंघा जो होगा उसका कवच एक जो बाहर से जो रहता है, घोंघा अंदर में रहता है, उसके बाहर से इसे ढका रहता है, उसके अंदर मुंह छुपा लेता है, फिर मुंह बाहर निकालता है, फिर घुसा लेता है, ठीक है। तो ये सिंगल यूनिट में होता है, इसमें हड्डी जो है बार बार जुड़ा नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अस्थि का बना भी नहीं होता, हड्डी का बना भी नहीं होता है, ठीक है, दोनों चीज़ समझना। और ये चलने में कोई मूवमेंट नहीं, तो घोंघा चलता है ना, उसके साथ साथ ये भी खिंचा के चल जाता है ऊपर से, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। ये अब लीजिए, अब समझ में आ गया। घोंघा ये हो गया, घोंघा हो गया ना, माने ये ऊपर बाहरी कंकाल, अंदर में घोंघा है, ठीक है। ये बाहरी कंकाल ना हड्डी का बना है और न ज्वाइंट है, सिंगल यूनिट में है। और घोंघा जो जो चलेगा तो ये अपने आप खिंचा के चला जाएगा, ये चलने में सहायता नहीं करेगा, ठीक है, घोंघा को सहायता नहीं करेगा। अब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। घोंघे के पाद जो है, पाद यानी पैर एक मोटी मांसल रचना के रूप में होता है, जो दृढ़ कोशिका के बने होते हैं, और घोंघा अपनी पेशीय पाद की सहायता से चलता है, पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अब क्वेश्चन जो है इसका घोंघा वाला, ये वो देख लीजिए। अब आइए
आइए क्वेश्चन पे आप, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अब आप आंसर करें। घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थि का नहीं बना होता। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। घोंघे का पेशीय पाद चलने में इसकी सहायता करती है। पेशीय पाद बिल्कुल सहायता करता है, पैर का जो है वही सहायता करता है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है और इसे चलने में सब वजन कभी नहीं संतुलित करता, वो खुद उस पर एक वजन बना हुआ है, ठीक है। तो ये 3 नंबर स्टेटमेंट गलती हो गया। सिर्फ 1 और 2 क्या हो गया? सही हो गया। तो पता चला सिर्फ और 1 और 2 सही होगा। अब देखिए तीसरा जब क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ ये क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तिलचट्टा, पंछी, मछली या सर्प के बारे में दिया गया है और इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि अभी देखिए तुरंत आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। तिलचट्टा, पंछी, मछली और सर्प, इसमें अस्थि, मतलब कि ऐसे हम आंसर तो ऐसे करा देते हैं, बाद में हम आपको समझा देते हैं कि देखिए पंछी जो होता है, पंछी जानते हैं ना, उसकी अस्थि में जो है हड्डी में वायु प्रकोष्ठा होती है और इसी कारण उड़ पाता है, ठीक है, उड़ पाता है। इसकी अस्थि जो है वायु प्रकोष्ठ होती है और मजबूत होती है पंछी की, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब चलते हैं मछली के तिलचट्टा की तरफ। तिलचट्टा का नाम सुने कभी? एक शायरी सुने होंगे। शायरी क्या है बता देते पहले। शायरी था, रुकिए, हाँ शायरी था वो कि काश मैं तिलचट्टा होता, तेरा खंड होते मेरे सीने में, तेल चाट के जी लेता, दर्द ना होता सीने में, ठीक है। तो आजकल जो प्यार मोहब्बत में इश्क में तिल टूट जाता है वो नहीं टूट पाता, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब हम बताते पहले इसका आंसर सारा का सारा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि पंछी जो होता है उसकी अस्थि में क्या होता है? वायु प्रकोष्ठी होती है, वायु प्रकोष्ठी होती है और ये जो है मजबूत होती है। मछली जो होता है, मछली उसमें क्या होता है? तो उसकी शरीर धारा रेखीय होती है। क्या होती है? धारा रेखीय होती है, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक चीज़ समझेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। और सांप जो होता है, सांप के शरीर में अनेक वलय होता है, लूप होता है, इसीलिए सांप जैसे चलता होगा, गौर करते होंगे, ऐसे 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 आकार बना देता है, लूप के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। ना किसके कारण होता है? लूप के कारण ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट जो है ये तिलचट्टा वाला, उसके शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, ठीक है। तिलचट्टा जो तेल चाटता है, ठीक है। तो अब देखिए तिलचट्टा, आइए तिलचट्टा आ गया स्क्रीन पे तिलचट्टा, ठीक है। तिलचट्टा का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एकक यूनिट की परस्पर संधि द्वारा बना होता है। देखिए केचुआ मतलब जो है कि वो जो था उसमें कोई नहीं था, ठीक है। घोंघा में कोई भी संधि नहीं था उसके बाह्य कवच में, लेकिन तिलचट्टा के जो है बाह्य कवच है, बाह्य कंकाल है, वो बाह्य कंकाल द्वारा उसका शरीर ढका हुआ है, लेकिन वो बहुत सारा विभिन्न एक एक यूनिट की परस्पर संधि से बना है। यही दोनों में अंतर है, ठीक है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टा इसी ज्वाइंट, उसके कंकाल जो है बहुत सारा ज्वाइंट से बना हुआ, उसी कारण चल पाता है, जबकि घेंघा में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तिलचट्टा में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में इसकी सहायता करती है। तिलचट्टा चलता भी और उड़ता भी है, यही विशिष्ट पेशियां जो होती है उसी कारण होता है, ठीक है। अब देखिए पंछी वर्ग में आते हैं। पंछी की अस्थियां वायु प्रकोष्ठ होती है और जिसके कारण इनकी अस्थियां हल्की होती है परंतु मजबूत होती है। यानी पंछी वर्ग जो है उसके हड्डी खोखली होती है, उसमें वायु रह सकता है और ये हल्की होगी वायु प्रकोष्ठ होने के कारण, खोखला होने के कारण, लेकिन मजबूत होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। और अग्रपाद की अस्थियां जो होगी वो पंछी का 9 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, सजीव और उनके परिवेश में। इससे पहले जो है ये कर लिया आपका तिलचट्टा वाला जो क्वेश्चन था, ये हो गया आपका, ठीक है। तो सजीव और उनके परिवेश पे हम लोग आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी आप जो है ना कंसंट्रेशन खोए, मतलब क्वेश्चन खोए, सीधा पहले हम बोल देते हैं। देखिए कह रहा पौधे और उनके सजीवों के अनुकूलन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। जो पौधा होता है और जो जीव होता है उसके विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे आप पौधा है या कोई जीव है, इसका एक लक्षण होगा, उसका जो स्वभाव होगा वो उसके आवास में, आवास मतलब उसके घर रहने का जगह, ऐसा थोड़ी है कि पेड़ पौधा के लिए घर नहीं है, उसका जो एरिया है, जिस एरिया में रह रहा है, जो परिवेश, वही तो उसका आवास है, उसके अनुकूल होता है। बिल्कुल सही है और ये बहुत लाखों लाख वर्ष में जो है ये चीज़ें डेवलप होती है। लेकिन आप मानिए सामान्य इंसान है, पहाड़ पे कभी गए, मैदानी क्षेत्र में के हैं, मैदानी क्षेत्र के हैं, और आप किसी दिन पहाड़ पे चढ़ गए, तो ऊपर जब चढ़े तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी ना भाई, वही क्वेश्चन दिया है। तो परंतु थोड़े दिन जब रहिएगा पहाड़ पे तो आपको सांस लेने में जो है सहजता महसूस हो। इसको क्या बोलेंगे? अनुकूलन सटीक नहीं, इसको बोलेंगे पर्यावरणीय पर्यानुकूलन, ठीक है, पर्यानुकूलन इसको बोलते हैं। तो दूसरा नंबर अनुकूलन सटीक लिखा नहीं, पर्यावरणीय अनुकूलन, ये छोटे समय के लिए, यानी कुछ दिन मैदानी क्षेत्र से गया हुआ, कुछ दिन पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, फिर उसके अनुकूल आप हो गए, ये क्या है? पर्यावरणीय अनुकूल है। ये कुछ समय, अल्प समय के लिए होता है, और अनुकूलन जो है बहुत लंबे समय के लिए होता है। तो इसमें सही पूछ रहा था तो केवल एक स्टेटमेंट क्या है इसका सही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं।
ताकि आपको लग जाए कि नहीं जो कराए हैं वो एकदम सही कराए हैं। देखिए ये जो आपका एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, कि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। बिल्कुल अनुकूलन अल्पकाल, ये हजारों वर्ष में आए परिवर्तन के प्रति पौधा और जीव में होने संबंधित है, मतलब हजारों वर्ष से ये रिलेट करता है, न कि कुछ दिन में होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में सहज होने के लिए कुछ दिन लगता है। ये परिवर्तन अल्प अवधि में, छोटे समय में हुआ है, अतः अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति है यानी या फिर कोई पौधा है, उसके शरीर में एक अल्प अवधि में जो है परिवर्तन हुआ, छोटा सा परिवर्तन, उसको पर्यानुकूलन बोलते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष के अनुकूलन से अलग है। ठीक है, तब समझ में आ गया कि अनुकूलन जो है हजारों वर्ष में होता है और पर्यानुकूलन कुछ समय में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी क्वेश्चन खतरनाक है। सिर्फ कंसंट्रेशन आपका बना रहना चाहिए, तब आप एनसीईआरटी को समझ पाएंगे। ठीक है, आज बहुत मेहनत लग रहा है एक वीडियो बनाने में, हम समझ रहे हैं इस वीडियो को कैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। बिल्कुल, जैसे आप जो है या कोई सजीव है जिसमें जीव है, वो जो रहता है उसके चारों तरफ का इलाका आवास कहलाता है। आवास के विभिन्न घटक होते हैं, इन घटक के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला कह रहा है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधा और जंतु जैविक घटक कहलाते हैं। बिल्कुल, कोई आवास है उसमें जो जंतु होगा वो जैव घटक होगा। ठीक है, जो चट्टान है, मिट्टी है, वायु है, जल है, ये सब जो है निर्जीव वस्तु आवास के अजैविक घटक होते हैं। ये सब कैसे घटक है? अजैविक। तो जैविक घटक किसको कहते हैं? जो जिंदा होता है। और अजैविक घटक किसमें? जो मृत होता है। तो चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब जो है जान नहीं है इसमें, ये सजीव नहीं है, इसीलिए अजैविक घटक कहते हैं। जो जीवित था उसको जैविक घटक कहते हैं। अगला कह रहा है सूर्य का प्रकाश और उष्मा जैसे घटक इन दोनों घटक में सम्मिलित नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, नहीं कैसे होंगे? सूर्य का प्रकाश और उष्मा ये दोनों भी आता है और ये निर्जीव है, इसीलिए इसको अजैविक घटक में रखेंगे। तो 3 नंबर गलत हो गया। हम बहुत घिच गाज देते हैं ना स्क्रीन को। 3 नंबर गलत हो गया, पहला और दूसरा सही हो गया आपका। तो अब आपका पूछ रहा था स्टेटमेंट में कि क्या पूछ रहा था? सही, तो सही सिर्फ पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊँट के बारे में क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ऊँट मरुस्थलीय परिस्थिति के लिए अनुकूल होता है। इसके अनुकूलन के संदर्भ में जो है कुछ कथन दिया है, इस पर विचार कीजिए। इसके पैर लंबे होते हैं। ठीक है, ऊँट का पैर लंबा होता है और इसके शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर होता है। बिल्कुल, इसका पैर लंबा होता है और उसका जो शरीर होता है वो रेत की गर्मी से दूर रहता है। इसी कारण से जैसे उसका पैर बहुत लंबा होता है तो शरीर जो उसका जो हो गया, पेट उट जो होगा, उस मरुस्थल के जो बालू है नीचे उससे ऊंचाई पे है, इसीलिए उसका शरीर गर्म नहीं होता है जल्दी। इसका मूत्र जनन जो है इसकी मात्रा बहुत कम होती है और मल जो है वो शुष्क होता है, पैखाना शुष्क करता है और इसका पेशाब जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। तीसरा, इसमें पसीना नहीं आता है। बिल्कुल, ये सभी कारण है, तीनों कारण है। इसी कारण से मरुस्थल में कोई ऊँट जो है उस परिस्थिति में क्या होता है, ढाल जाता है अपने आप को। तो ये तीनों कथन ABC क्या है? सही है। ABC तीनों कथन क्या हो जाएंगे आपके, मतलब 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है मछली वाला, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। यहाँ दिया है मछली, ऑक्टोपस, स्क्वायर्ड। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दिया है। अब ये तीनों जो दिया है आपको स्टेटमेंट, इसमें चुनना है कि कौन में धारारेखीय नहीं होता है, कौन में धारारेखीय नहीं होता। धारारेखीय किसे कहते हैं? मानिए मछली है। ठीक है, मछली का पूंछ ऐसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, ये मछली हो गया, मछली बना रहे हैं जी, इसका मुंह ऐसे पतला है। यार ये क्या बना दिए, पेंटिंग इतना ख़राब है कि पूछिए मत। यानी जो मछली होता है वो जो होता है उसका शरीर पीछे से पूंछ जो होगा और बीच वाला जो शरीर होगा वो मोटा होगा और आगे मुंह जो जाइएगा वो पतला और नुकीला होगा। जिसका आगे के हिस्सा जो है पतला और नुकीला होता है उसको धारारेखीय बोलते हैं और मछली में ये चीज़ होता है। ठीक है, समुद्री जीव में अक्सर में होता है, बहुत सारे समुद्री जीव यही सारा धारारेखीय होते हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ में कौन कौन होगा? तो स्क्विड और ऑक्टोपस, ये दोनों जो है इसका ऐसा नहीं होता है। स्क्विड और ऑक्टोपस का ऐसा नहीं होता है। ये लोग तब कर लेता है जब पानी में चलता है। ठीक है, जल में चलते समय ऐसा कर लेता है अपने शरीर को बदल के। लेकिन मछली जो है ये क्या आ जाएगा? धारारेखीय में। तो क्वेश्चन है धारारेखीय, तो A नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए है ना, धारारेखीय नहीं है पूछ रहा था, तो धारारेखीय नहीं पूछा है तो 2 B और C नहीं था, B C आंसर पूछता कौन था? तो A सिर्फ था। चलिए, वही जो बात बोल रहे हैं वही होगा। मछली का शरीर धारारेखीय होता है, मछली के पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने साल के ढका होता है, साल की मछली की सुरक्षा करता है, साथ ही जल में स्वयं गति देता है। ठीक है, अब देखिए ये दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका जो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से श्वसन के लिए कौन गिल यानी कोलम नहीं है? किसमें कोलम नहीं है, यानी किसमें गिल्स नहीं पाया जाता है सांस लेने में? तो सांस लेने में जो है ऑक्टोपस जो होता है, इसमें ऑक्टोपस जो है इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है,
ऑक्टोपस में पाया जाता है। व्हेल और डॉल्फिन जो है, व्हेल और डॉल्फिन इसमें नहीं पाया जाता। अब देखिए, जिसमें गल्फर गिल्स होगा वो पानी में घुला ऑक्सीजन जो होगा उससे सांस ले लेगा छांट के, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल मछली को जानते होंगे कि पानी जो है, पानी की सतह से बाहर निकल कर इसे छलांग लगा के और कुछ देर में इसका जो है नासिका छिद्र होता है उसमें पानी रहता है, उसको फेंक देता है और उसमें हवा भर लेता है। फोटो से भी हम दिखा देते हैं, लेकिन आज के रहने दीजिए क्योंकि टेक्निकल इशू बहुत है इसीलिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नागफनी के पौधा प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो नागफनी का जो पौधा होता है ना उसमें पत्ता नहीं होता, तना होता है, तो तना से जो है नागफनी के पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधा बाष्पोत्सर्जन और जल में बहुत कम निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधा में जो पत्तियां अनुपस्थित होती है, उसमें पत्ती नहीं पाया जाता है, नहीं तो बहुत छोटा मात्रा में होता है। यानी मरुस्थल में जो पौधा होता है उसमें पत्ती बहुत छोटा होता है और नहीं तो अनुपस्थित रहता है। ऐसा क्यों? कि बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल न बाहर निकले ज़्यादा, ताकि पौधा सूख जाए। और पौधा, कुछ पौधा क्या करता है, अपने पत्ती को कांटा का रूप दे देता है, कांटा बन जाता है, और ताकि बाष्पोत्सर्जन की जो है द्वारा पानी का कम ह्रास हो। नागफनी की जो है पत्ता जो होता है वो एक तना ही मानिए, तना के रूप ही ले लेता है, और प्रकाश संश्लेषण इसी से होता है, तना से ही। तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है और ये पौधा को जल संरक्षण में सहायता कराता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और मरुस्थल का जितना भी पौधा होता है वो जल के अवशोषण के लिए जल को खोजते खोजते मिट्टी में उसकी जो बहुत गहराई तक जड़ें चली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पौधा का जो है जड़ बहुत लंबा होता है, क्यों? गहराई तक चला जाता है, क्यों? क्योंकि जल के अवशोषण के लिए दूर तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7 नंबर। ठीक है, दिख रहा है 7 नंबर, 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पत्तियां जो है, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु अंदर लेती है, और इस प्रक्रिया का अगले चरण में पत्तियां क्या करती है? पत्ती श्वसन में ऑक्सीजन अंदर लिया, अंदर लेने के बाद सेकंड काम क्या करेगा बताइए? वह ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ये याद रखना आपको। यानी कोई भी चीज़ सांस जो लेता है उसमें ऑक्सीजन अंदर और बाहर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें कोई समझने की बातें नहीं थी। ठीक है, अब देखिए इसमें जानना क्या, हमको जानना यह है कि पौधे की श्वसन क्रिया में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्ती द्वारा होता है, और पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, एस्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा वायु अंदर जाता है और ऑक्सीजन का सांस में जो है, पौधा जो सांस लेगा उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करेगा तो पौधा क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण जब करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा और भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर कहें श्वसन में पौधा किस गैस का इस्तेमाल करता है तो ऑक्सीजन का, प्रकाश संश्लेषण में किसका इस्तेमाल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कौन सा गैस बनता है और बाहर निकलता है पौधा से? तो ऑक्सीजन। ठीक है, और एक चीज़ और जानिए कि प्रकाश संश्लेषण की होता है तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में सिर्फ दिन में होता है, और श्वसन पौधा दिन और रात दोनों समय में करता है। ठीक है, दोनों टाइम में करता है। इसीलिए आपको एक बात पता होगा कि रात के समय पौधा के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि रात में वो जो है ऑक्सीजन लेगा, श्वसन करेगा, तो और आप भी ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर कम रहेगी, तो मनुष्य को बेचैनी हो सकती है। और दिन में सोने के लिए कहा जाता है पेड़ के निकट, ताकि वो पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, अब बताइए कि पौधा रात और दिन दोनों टाइम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, रात और दिनों टाइम ऑक्सीजन ले रहा है श्वसन के द्वारा। ठीक है, और सिर्फ दिन में जो है वो ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। ठीक है, और पौधा केवल दिन के समय भोजन बनाता है। तो वो दोनों टाइम जब ऑक्सीजन ले रहा है, छोड़ सिर्फ एक टाइम रहा है, 12 घंटा 24 घंटा ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन कम जाना चाहिए ना, बढ़ा कैसे? फिर हम भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम तो ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधा बनाता है, हम लेते हैं। तो एक्चुअल बात ये है कि पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन पौधा वो श्वसन में जो जितना ऑक्सीजन लेता है उससे बहुत अधिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में रिलीज होता है और बहुत कम श्वसन में लेता है, इसीलिए हम लोग के लिए बच जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये निम्नलिखित में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये पौधा में, बीज में, जीव में, ये तीनों में थे। देखिए आप पौधा तो जानते हैं, पौधा में 100% श्वसन की क्रिया होती है। जीव में हम लोग जीव जंतु जितने उसमें भी होते हैं। बीज में गेहूं का बीज, मक्का का बीज, चना का बीज दे दिए, उसमें होता है कि नहीं होता बताइए? 180 लोग कहेंगे नहीं होता है, लेकिन 100% जान लीजिए होता है। ठीक है, बीज में भी होता है। अगर नहीं जानना है तो आप बोरा भी जाइए घर में, देखिए कि बीज का बोरा जो रखा होगा, गेहूं चावल रखे होंगे खाने के लिए, उसमें हाथ डालिएगा। ठीक है, गेहूं में हाथ डालिए, गर्म लगेगा आपको। कैसे लगता है? वो श्वसन क्रिया के दौरान ही उसको गर्मी, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, जिस कारण गर्म हो जाता है इलाका। ठीक है, पता है क्यों? वो धीमी श्वसन उसका होता है। क्यों होता है श्वसन? कि वो जीव ही है, उसमें जीव है। उसको जब पानी दीजिए और मिट्टी में रख दीजिए तो देखिए वो तुरंत पौधा निकल जाएगा, उससे तुरंत वो जीव बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो जीव है, उसमें श्वसन होती है। तो आज एक नई चीज़ समझ गए आप लोग। ठीक है,
कि बीज में भी शोषण होता है और शोषण के कारण ही क्या होता है, बीज क्या होता है, गर्म हो जाता है। देखिए है ना, शोषण सभी सजीव विशिष्ट का लक्षण है, सभी जीवों में के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण, एक सेकेंड, देख रहे हैं दुर्घटना, कितना दुर्घटना आज हो रहा है, ठीक है, क्या कीजिएगा। तो क्योंकि ग्रहण के लिए भोजन का शोषण के दौरान शरीर में ऊर्जा मिलती है। पौधे और जीव के समान ही बीज भी शोषण होता है और शोषण करता है, और गेहूं के बोरे में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी बीजों के शोषण के कारण ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल, आप गेहूं का बीज कोई कि बोरा का मतलब जो है ना, अनाज रखें उसमें हाथ डाल के देखिएगा, बीच में आपको गर्मी लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यूनिक बात सीखे ना, बीज में शोषण क्रिया के समय जो है चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम सक्रिय नहीं होता है। मतलब कि कोई भी जैव प्रक्रम उसके लिए, बीज के लिए, गेहूँ मक्का जो भी रखे हैं उसके लिए नहीं काम करता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें शोषण हो रहा है, ठीक है, तभी वो जिंदा है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। कारण निम्नलिखित पे विचार कीजिए। निम्नलिखित पे क्या विचार करना है आप, तो विचार ये करना है उपयुक्त में से कौन से जो है सजीव के लक्षण है, सजीव के लक्षण कौन है। क्वेश्चन उधर है, हम पहले बता देते हैं आपको कौन सजीव के लक्षण है। तो ये देखिए, उत्सर्जन भी सजीव करता है, उद्दीपन भी करता है और प्रजनन भी करता है, तीनों सजीव के लक्षण है। अब हम बता देते हैं कैसे कैसे करता है। देखिए कैसे कैसे करता है, ये आइए कि बाह्य वातावरण के होने के में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कांटा आपको चुभ गया या तेज प्रकाश आया, आँख ऐसे मोच लेते हैं, आँख उधर कर लेते हैं। आपका प्रिय व्यंजन बन गया, आपको जो चीज़ पसंद है खाना वो बन गया, तो आप कितना उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये सब उद्दीपन का जो है, उद्दीपन का उदाहरण है मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में उद्दीपन का उदाहरण है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिय होते हैं। जैसे मानिए एगो छुई मुई का पौधा आप देखें, लाजवंती पौधा जिसको कहते हैं, उसके पत्ता को छुइए, वो देखिए अचानक मुरझा जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो क्या उद्दीपन का उदाहरण है, ठीक है। तो अब उद्दीपन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रजनन जो है आपको पता है कि पौधा और जीव दोनों प्रजनन करता है और इसी के द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं था, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ जो दिया था, और उत्सर्जन तो पते है सब करेगा, ठीक है। अब 10 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। 10 नंबर चैप्टर गति का मापन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर गति का मापन। गति का मापन चैप्टर जो है ये कहता है कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए। आज ही हम दरोगा का जब VC पर क्लास ले रहे थे, 2 घंटा 10 से 12 लिए थे, उसमें बताए थे कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जो है इसमें एसआई जो है कब आया और इसमें मोल को कब जोड़ा गया और एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज हमको आप कमेंट करके ये चीज़ बताइएगा, ठीक है, खासकर मिस्टर सूर्या, ठीक है, बाकी लोग ही बताएंगे, ठीक ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन से युग्म जो है, इसमें जो 3 चीज़ दिया गया है, कह रहा है गति के बारे में। गति जो है कौन कौन से गति में सही मिलाप है, यानी सही सुमेलित कीजिए। हम ऐसे नहीं बताएंगे, पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फिर आप देखिएगा। देखिए, जब कोई गाड़ी ट्रक ऐसे सीधा रेखा में चलता है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। कोई वाहन जो गति करता है, कोई वाहन, गाड़ी हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, उसको सरल रेखीय गति करते हैं। दूसरा गति, पहला गति सरल रेखीय समझ में आ गया, डायरेक्ट चलता है। चलिए, सरल रेखा का अनुदिश गति करता है, इसलिए इसको सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु के किसी नियत बिंदु की दूरी समान रहती है। जैसे मानिए पंखा हो गया, घड़ी की सुई हो गया, या कुम्हार का चाक हो गया, ठीक है। तो घड़ी है, इसका सुई इतना लंबा है, ये फिक्स है कि इतना दूरी तक ही रहेगा और इसी एरिया में चारों तरफ से घूमते रहेगा, इससे बाहर कहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। पंखा है, उसका भी फैन फिक्स है कि इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, इसी एरिया में घूमते रहेगा, ठीक है। और कुम्हार का चाक भी ऐसे गोल गोल घूमता है। इस गति जो है वर्तुल गति कहलाता है। कौन सा गति, वर्तुल, यानी पंखा, घड़ी की सुई और कुम्हार का चाक गति कौन सी गति होगा, वर्तुल। और जो भी वाहन गति करेगा कौन सी गति होगा, सरल रेखीय गति। अब एक और गति होता है कि आप निश्चित समय में एक आगे पीछे करते रहे। जैसे झूला पे कभी बैठे हैं तो एक झूला पे बैठिएगा तो झूला जो है आगे पीछे एक निश्चित समय में करेगा। पेंडुलम की घड़ियां जो है निश्चित समय में ऐसे ऐसे डोलते रहेगी। गिटार का तार, ढोल, ये सभी निश्चित समय में आगे पीछे करता रहता है। इस गति को आवर्त गति कहते हैं। कौन सी गति, आवर्त गति। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आप बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिए क्वेश्चन। वाहन की गति कैसी गति पर है, सरल रेखीय गति पर है, बिल्कुल सही है। पंखा की गति पर है वर्तुल गति और झूला की गति आवर्त गति। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। पहले से उसमें मिला के दिया था तो सिर्फ एक सुमेलित है, 2 और 3 उल्टा है, तो केवल और केवल एक आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें कहीं को कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित पे विचार करने के लिए, ठीक, कथन पे विचार। जखने कहें कि विचार कहें तो पहले हाथ में अचार लीजिए और अचार लेने के बाद नीचे आइए। नीचे आके देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है असत्य। क्या कह रहा है, असत्य। तो चुनिए। पहला 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। ये बात सही है, मैट्रिक पद्धति 1790 में मीट्री पद्धति जो है फ्रांसीसियों ने ईजाद किया था, मीट्री पद्धति। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया। दूसरा है, 1 मीटर को 100 बराबर भाग में अगर विभाजित करें तो ये सेंटीमीटर
सेंटीमीटर कहलाएगा। ये भी सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि 1 मीटर को अगर 100 टुकड़ा कर दें तो सेंटीमीटर होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होता है, नहीं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो तीसरा गलत है। हमको पूछा था असत्य, तो इससे केवल 3 आंसर हो जाएगा। पूछता सत्य तो 1 और 2 आंसर हो जाता। ठीक है, देख लिए ना। चलिए अब जो आपका चैप्टर आ गया है प्रकाश, छाया और परावर्तन आ गया। ठीक है, प्रकाश की छाया और परावर्तन 6 क्लास का एनसीईआरटी में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन देखिए कितने गजब का होगा। पहला ही क्वेश्चन आपका गजब का होगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दर्पण के प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है। यानी कौन सी घटना होगा तब दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। अपवर्तन से बनेगा? नहीं भाई। विवर्तन से? नहीं भाई। किससे बनेगा? तो परावर्तन से बनेगा। जब कोई प्रकाश कोई दर्पण से टकरा के हमारे आँख पे आता है तो हमारे आँख पे उसका प्रतिबिंब बनता है, और यही जो है जरूरत होता है प्रतिबिंब के लिए। तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? परावर्तन के कारण बनेगा। समझ में आया ना? वही चीज़ लिख देगा जो हम बोल गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिखा? क्वेश्चन दिखा? तो क्वेश्चन दिखा तो व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब, कोई व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब क्या होता है? वस्तु पर प्रकाश पड़े उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब व्यक्ति की आंख पर प्रकाश पड़े उससे क्या होगा? आंख में टॉर्च मार देंगे तो कोई दिखा जाएगा सामने का वस्तु? नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए आप मानिए आपके सामने एक टेबल पे किताब रखा, किताब पे टॉर्च मारेंगे, आपको पीछे घुमा देंगे उल्टा, आपको किताब दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो पहला ऑप्शन यही था, किताब टेबल पे रखा है, आपको पीछे घुमा दिए। दूसरा ये ऑप्शन था कि आपके आंखें में टॉर्च मार दिए, टेबल पर किताब रखा है, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तीसरा है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँख की तरफ आए तो ये बिल्कुल सही होगा। जैसे टेबल पे किताब रखा है और टेबल पे टॉर्च मारे, किताब दिखा। और किताब कैसे दिखा? कि टॉर्च से प्रकाश किताब पे गया और किताब से टकरा के आँख पे आया तब दिखा। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट को ऐसे समझना है आपको। ठीक है, चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर यह असत्य कथन का चयन करें। कह रहा असत्य को चुनिए कि कौन सा इसमें जो है असत्य है। आप लोग आसानी से चुन देंगे। कह रहा है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो वह वस्तु की छाया नहीं बनती है। बिल्कुल कैसे नहीं बनेगा भाई? बनना पड़ेगा। अब मानिए यहाँ से इधर से टॉर्च मार रहे हैं, टॉर्च का प्रकाश इधर से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एगो बहुत बड़ा गत्ता रख दिए। ठीक है, मानिए एगो स्टील का कोई बॉडी खड़ा कर दिए, तो इधर तो छाया बनेगा ना जी? छाया नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये पहला जो है गलत हो गया आपका। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि दर्पण जो है परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण में परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। अब पारभासी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती। बिल्कुल, पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जो अपने से होकर कुछ मात्रा में प्रकाश को आर पार करने देती है, पारभासी। जो नहीं करने देती है अपारदर्शी, जो करने देती है पूरा पूरी पारदर्शी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल सही है। 3 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 नंबर, प्रतिबिंब छाया के अत्यधिक जो है भिन्न होता है। प्रतिबिंब और छाया दोनों अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल, छाया कैसे बनता है और प्रतिबिंब कैसे बनता है दोनों आपको समझ में आता है। दोनों बहुत अलग है, डिफरेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ जो गलत था एक था। अब 12 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। टेंशन नहीं लीजिए, कुछ देर की बातें हैं, थोड़ा देर ऐप का साथ दे दे, बस आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर एडिट करना बचेगा क्योंकि 2 वीडियो हो चुका है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है निम्नलिखित कथन पे विचार करने के लिए 12 नंबर विद्युत और परिपथ है। यानी 6 क्लास में आपके जो है विद्युत और उसका जो है परिपथ के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया। सोचिए कितना मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन एडवांस है। चुंबक भी पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो विद्युत और परिपथ है। तो विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल, उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न होता है। बिल्कुल, विद्युत जो बैटरी होता है, ऐसे करके आप देखे होंगे, ऐसे करके जो बैटरी होता है इसमें रासायनिक पाउडर ही भरा होता है, उसी से नहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होता है। ये बिल्कुल 1 नंबर स्टेटमेंट आपका सही था। दूसरा, विद्युत सेल के एक सिरा धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। इधर जो निकला रहता है वो धनात्मक होता है और जो इधर रहता है प्लेन वाला वो ऋणात्मक होता है। तो ये भी आपका सही हो गया। ठीक है, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्विच जब काट देते हैं तो विद्युत धारा बंद हो जाती है, जब ऑन करते हैं तो ये चालू हो जाती है। देखिए हम सबका फिगर लगा के भी समझा सकते थे, टाइम ज़्यादा लगेगा, हमको टाइम नहीं रहता है। ठीक है, और ना मेरे पास टाइम है और आप इसी चीज़ से समझ जाते हैं। तो अट्रैक्टिव से अच्छा समझदारी जितना कम समय में आए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए समझदारी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम सिर्फ समझाने की बात करते हैं। तो 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। देख रहे हैं वाटर मार्क लगा दिए हैं कमांडो सर। ठीक है, ऑफिसर सर कल लिख रहे थे नहीं हो रहा था, तो लास्ट में अपना नाम ही लग रहा है। लो भाई मेरा नाम ही रहेगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। कह रहा है निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में कौन विद्युत के चालक का उदाहरण है? विद्युत चालक, थर्मोकोल बताइए। थर्मोकोल चालक होगा, फोम की तरह रहता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा, वायु से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, जैसे हवा में करंट पकड़ कर रखिए और दूसरी तरफ भागेगा, नहीं जाएगा। मानव का शरीर बिल्कुल जाएगा। आप जाइए करंट को छू लीजिए, आपको किसी को छू दे, देखिए आपको पहले बाजार रहा था, जो छुएगा उसको दुगुना बाजारने लगेगा। तो मानव शरीर क्या है? विद्युत का सुचालक है। एल्युमिनियम की पत्ती भी विद्युत का सुचालक। कह रहा है विद्युत का सुचालक का उदाहरण, तो केवल 3
और 4 आंसर हो जाएगा, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 3 नंबर है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, यही 3 ऑप्शन में ही हम खोज लेंगे आंसर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए 3 नंबर है, विद्युत चालक और विद्युत प्रतिरोध से संबंधित कथन है। विद्युत चालक और विद्युत प्रतिरोध से संबंधित कथन है। कह रहा है जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित होने दे उसे विद्युत चालक कहेंगे, बिल्कुल। और जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित मंद कर दे यानी धीमा कर दे उसे विद्युत प्रतिरोध कहेंगे, विद्युत रोधक कहेंगे, नहीं, ये गलत है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहेंगे, एकदम सही है। और जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता विद्युत रोधक कहेंगे, बिल्कुल। विद्युत रोधक उसको कहेंगे जो सीधे नहीं जाने दे करंट इधर से उधर, और विद्युत जो दाने दे उधर से क्या कहेंगे, उसको विद्युत चालक कहेंगे। तो बी नंबर सही हो जाएगा इसका, समझिए। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था, इसीलिए इस पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं लगा मुझे, ठीक है। विद्युत बल्ब जो होता है उसका विद्युत बल्ब होता है फिलामेंट, सॉकेट, स्विच या डिपिंग। तो फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, कमेंट करके बताइएगा। और विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी होती है, दोनों चीज़ बताइएगा। फिलामेंट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है और उसमें जो है कौन सी गैस भरी जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप ही दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार कीजिए तो आचार लेके नीचे आइए। कह रहा है सही, सही पूछा है। कह रहा है बंद परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल सही है। अब एग्जाम्पल हमको देना पड़ेगा, फोटो दिखाना पड़ेगा। देखिए, अच्छा शाम का टाइम है, थोड़ा साउंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज भर आपको अरेंज करना है। ये मानिए बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। अब इस 12 वोल्ट का बैटरी सोच लीजिए, यहाँ से तार निकाले, यहाँ पे पंखा लगा दिए, यहाँ पे कूलर लगा दिए, यहाँ पे एसी लगा दिए, यहाँ पे फ्रिज लगा दिए, और क्या क्या आदमी देगा, यहाँ पे और कुछ लगाइए ना जी, हाँ वॉशिंग मशीन लगा दिए, ठीक है, सारा लगा दिए, लगा दिए, और यहाँ पे स्विच लगा दिए, ठीक है, यहीं पे स्विच लगा दिए, हटाइए, यहीं पे स्विच, यहाँ हटा दीजिए, कहीं लगा दीजिए स्विच, इधर इधर कहीं भी स्विच लगा दिए। अब स्विच ऑन कीजिए, जब ऑन कीजिएगा स्विच, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी और यहाँ से निकलेगी, बल्ब जलाते, पंखा चलाते, ठीक है, फ्रिज में जाते हुए, एसी चलाते हुए, कूलर चलाते हुए, वॉशिंग मशीन चलाते हुए, और यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये यही स्टेटमेंट दे दिया था, यही लिख दिया था स्टेटमेंट को कि बंद विद्युत परिपथ में, ये पूरा क्लोज हो गया ना, बंद विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से निकल के दूसरे टर्मिनल जाती है, बिल्कुल सही था। और स्विच एक जटिल युग्मित है जो विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक करती है, कम या अधिक करती है, बंद और चालू करती है, तो दूसरा गलत है, कम अधिक नहीं, बंद और चालू करती है, तो दूसरा गलत, केवल और केवल एक सही है। अब देखिए चुंबक का मनोरंजन, चुंबक द्वारा मनोरंजन 13 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है। चुंबक के द्वारा मनोरंजन को हमको क्या करना है, देखना है। चुंबक के द्वारा मनोरंजन को क्या करना है, देखना है। तो चुंबक के द्वारा मनोरंजन कैसे करेंगे, ये देखिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, बिल्कुल सही है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। और चुंबक जो है कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि चुंबक कुछ पदार्थ को अपने ओर खींचता है, उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और दो चुंबक के समान ध्रुव आकर्षित करते हैं, दो चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव आकर्षित करेंगे। यहाँ लिखा है समान ध्रुव आकर्षित करेंगे, ये गलत है, ठीक है। 3 नंबर गलत है, सिर्फ 1 और 2 सही है, ठीक है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट इसका जो था 1 और 2 वही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और चुंबक के बारे में थोड़ा सी एक चीज़ बता देते हैं आपको। देखिए चुंबक आ गया, ठीक है, चुंबक आ गया ना। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची में निदे कथन को मतलब उत्तर का चयन कीजिए। हमको सिर्फ यहाँ सम्मिलित कर लेना है, बाकी छोड़ देना है। चुंबकीय, चुंबकीय क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ किसको लेंगे आप, कोबाल्ट को लेंगे चुंबकीय पदार्थ। मैग्नस, मैग्नस छोड़ देते हैं। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है, तो ये प्राकृतिक चुंबक है मैग्नेटाइट, ठीक है। और चुंबकीय, और चुंबकीय मिट्टी हो जाएगा। मैग्नस था एक यूनान का व्यक्ति था, ग्रेरिया था। अब हम बताते हैं, ये मैग्नस जो आप देख रहे हैं यूनान का एक ग्रेरिया था जो बकरी चराने गया पहाड़ पे। तो पहाड़ पे ऐसा चट्टान था जिसपे उसकी छड़ी जो थी बकरी को पीटने के लिए, बकरी को हाँकने के लिए, वो लोहा की थी, वो पहाड़ में सट गया, वो हट ही नहीं रहा था। तो उसको लगा रही ये क्या हो गया, तो पता किया तो पता चला वो जो है चुंबक है, और इसी मैग्नस के नाम पे ही उस चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, ठीक है, मैग्नेटाइट। और प्राकृतिक चुंबक को इसीलिए, प्राकृतिक चुंबक को इसीलिए क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक को इसीलिए मैग्नेटाइट कहा जाता है। जो मैग्नस ने खोजा था यूनान का लड़का था, ठीक है। और चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक को खींचता है कोबाल्टर होगा, लोहार होगा, और चुंबकीय जो मिट्टी होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से कूट आप अपने आप देख लेंगे, ठीक है, कौन सा सही होगा। 3 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अब दिख रहा है 3 नंबर। देखिए ये जो 3 नंबर स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, और इसको भी गौर से आपको देखना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है। देखिए गौर क्या करना है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। तो भाई ये सोचने वाली बात है, होता है तो होता है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने और ऊंचाई से गिराने पर उसके गुण खो जाते हैं, ये भी सही है। और स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर, ये भी सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के, जब कृत्रिम में हुआ तो एक ही आकार में क्यों बनाएंगे,
कृत्रिम का मतलब हुआ जैसन मन वैसन, गोल, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, जैसा मन ऐसा। तो 4 नंबर स्टेटमेंट गलत है, 1 2 3 सही है। स्टेटमेंट और पढ़ लीजिए एक बार, वीडियो पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ लीजिए, प्रत्येक चुंबक उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं प्रत्येक चुंबक में। चुंबक को गर्म करने, चोट देने और ऊंचाई से गिराने पे उसे चुंबक का गुण खो जाएगा, और स्वतंत्रता पूर्व लौटाने पे चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके रुकेगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही था, ये जो है गलत हो गया। तो 1 2 और 3 जो है सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जल के तरफ आते हैं। जल, ये क्वेश्चन हमको दिल खुश कर दिया। ये क्वेश्चन जब एनसीईआरटी पर है ना, तो हम कहे ये एनसीईआरटी, इसको कहते हैं एनसीईआरटी। अब जल चैप्टर है और इसमें निम्नलिखित पर कह रहा है विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बाष्पन की क्रिया है, बाष्पोत्सर्जन है या संघनन है, किसके कारण, किन कारण से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास, एक गिलास है वो बर्फ से भरा हुआ है, ठीक है, फ्रिज में रख दिए थे पानी, बर्फ से भर गया, उसके बाहरी सतह पे जल की छोटी छोटी बूंद एकत्रित हो जाती है। ऐसा होते हुए देखे ना, आप बहुत बार देखे होंगे कि आप गिलास रख देते हैं फ्रिज में, वो पानी उसमें रख देते हैं, वो ठंडा अंदर से होता है, बहुत बर्फ़ की तरह बन जाता है, तो उस गिलास को बाहर निकाल के देखिएगा, उसके चारों तरफ पानी जम जाता है, हल्का हल्का बूंद बूंद गिलास के बाहर आ जाता है। जब स्टील का गिलास था, शीशा गिलास था, तो अंदर से बाहर कैसे आया पानी, कभी सोचे? अंदर से बाहर नहीं आता है। एक्चुअल में होता क्या है कि वायु जो है, वायु हमारे चारों तरफ, उसमें जो है जलवाष्प की मात्रा है, और जलवाष्प में जो है, जलवाष्प को आप जानते होंगे अगर ठंडा किया जाए तो संघनित तो होकर पानी बन जाएगा। और हम जो ग्लास में पानी भर के लाए थे वो अंदर से बहुत ठंडा है, और जो ग्लास में जो वायु सट रहा था उसको उसने क्या कर दिया, उसमें जलवाष्प था उसको संघनित कर दिया, इसीलिए उस संघनित होकर जलवाष्प क्या बन गया, थोड़ा थोड़ा पानी का बूंद बन गया, वो ग्लास पे चिपक गया। आप ये चीज़ को अपने भाई को भी समझा सकते हैं, छोटे बहन को भी समझा सकते हैं। तो संघनन की क्रियाएँ हैं, ठीक है, एकदम ट्रू एग्जाम्पल देके एक गिलास पानी लाएगा और फिर समझा दीजिएगा, ठीक है, इस कारण से हुआ। समझ गए आप चीज़ें। अब देखिए जल चक्र के बारे में दिया है, ये सब चीज़ कहानी के तौर पे दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के तौर में दे रहे हैं, क्योंकि आपको कहानी बताने से कोई फ़ायदा है जी, कोई नहीं फ़ायदा है। आपको कहानी से कोई मतलब नहीं है, आपको हमें समझाना पड़ेगा थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी इसीलिए हम और समझा रहे हैं कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए, ठीक है। कहानी से नहीं कि राम लड़का है, राम गया अभी घूमने तालाब, तो देखा बहुत पानी है, गर्मी हो गया, बाद में गया देखा तो गर्मी के महीना पानी कम गया था, तो पानी कहाँ चला गया। ये सब चीज़ अब इतना एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, इससे अच्छा है कि सीधे समझा दे आपको। तो जल चक्र के संबंध में कह रहा विचार करने। वायु में जल बाष्पन और संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है, पहला नंबर स्टेटमेंट आपका था, ठीक है, जो गलत है, ठीक है। पहला नंबर स्टेटमेंट जो दिया गया वो गलत है। कि दिया बाष्पन और संघनन दोनों दिया है, जल में बाष्पन और संघनन हटा के अगर बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन देता तो ये सही था। बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी जो है जल वायु में जो है क्या करता है, प्रवेश करता है, तो संघनन द्वारा वायु से निकलता है, तो ये उल्टा दे दिया था तो गलत हो गया। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम महत्वपूर्ण है, गलत है। बाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या जल जो है पृथ्वी से उड़ के वायुमंडल में चला जाता है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः कैसे लाएगा, तो दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है कि जल में प्रविष्ट, वायु में प्रविष्ट जल में से बादल बनते हैं। हाँ, आपका जो ये जो दिख रहा है, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका दिख रहा है ना, ये देखिए, यहीं पे रुके हुए थे हम लोग। जल में प्रविष्ट जल से वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनता है और वर्षा और ओला और हिम के कारण पुनः धरती पर वापस आता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें कथन सही पूछ रहा था तो केवल और केवल 3 सही होगा, बाकी जो है गलत था, पहला और दूसरा। कैसे गलत था ये भी बता दिए हैं, अब ये नहीं कहिएगा कि नहीं बताएं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने कथन पर विचार कीजिए, इसमें कौन सत्य नहीं है, सत्य नहीं की बातें पूछ रहा है। देखिए 2 कथन आपके स्क्रीन पर दिया है, वर्षा जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, ये बिल्कुल सही है भाई, इसी को तो बोलते हैं वर्षा जल को एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और समुद्र और महासागर के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, इसे लवण जिसे जल खरा होता है पीने योग्य नहीं होता, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, कह रहा नहीं बताइए, सत्य नहीं, तो कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये किताब है, ठीक है, किताब का नाम क्या है, सुनिएगा, किताब का नाम है टाइम ऑफ द एनिशिएंट मैनियर, कविता। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है एस.टी. कोलरिज। ये क्यों पूछा गया आपसे यहाँ पर, सो समझ लीजिए। एस.टी. कोलरिज ने 1978 में एक लिखी थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर,
ठीक है। और ये कविता महासागर में जो है ना, ये कविता महासागर में भटके किसी जहाज के नाविक द्वारा करुणा दिखाया गया था। जैसे मानिए आपको एक जहाज दे देंगे, ऐसे महासागर में भेज देंगे, कहीं आता पता नहीं चलेगा, ना इधर ज़मीन इधर खाली पानी, ना खाने के लिए ना पानी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो एक करुणा आप रोइएगा, तो कविता जो रोएगा उसको एक कविता बना दिया गया, लिखा गया हर जगह जल ही जल है पीने लिए कोई बूंद नहीं। उसका एक लाइन है, हर जगह जल ही जल है पीने के लिए कोई बूंद नहीं। वो नाविक रो रहा है जहाज पे, ठीक है। इसको 1978 में एस.टी. कोलरिज ने लिखा है। अब 15 नंबर चैप्टर पे आ गए हम लोग। 16 चैप्टर है टोटल, और टेंशन नहीं लेना, धक्का आज खत्म कर दिए, थोड़ा सा साथ दे दिया लास्ट में। हमारे चारों ओर वायु, ठीक है, ये चैप्टर है आपका। पहला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, वायु और उनके अनेक गैस का मिश्रण, जिस मिश्रण के मुख्य अवयव के संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर जो है 99% भाग लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिला दीजिए तो वायु में 99% पुर जाता है वायु का मिश्रण, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हिस्सा कितना मिल जाता है, 99। आपको पता होगा ना कि नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% के आसपास है, तो उन्हें 99 पुर गया। 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य जलवाष्प धूल कण के बने होते हैं, तो ये भी सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो दोनों कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए दो नंबर जो कथन आपको दिख रहा है, 2 नंबर कथन, 2 नंबर कथन, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। उपयुक्त कथन में कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है, ठीक है। तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो गतिशील वायु होगा उसी को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है, ये भी सही है कि वायु जो है वायु स्थान नहीं घेरती, गलत हो गया ना। वायु को तो जगह चाहिए, और गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। वायु की वह परत जो पृथ्वी के घेरे रहता है उसे वायुमंडल कहते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। और चौथा देखते हैं, वायु प्रत्येक स्थान पे मिलती है, इसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वायु को, नहीं देख सकते हैं। तो 2, 4 गलत है, 1, 3 सही है। पूछ रहा है आपको सत्य नहीं है, तो 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सब समझाना कोई ये नहीं है, इसे तो बिना समझाए जा सकते हैं। कथन है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, यही तो करता है, ठीक है। और दूसरा इसका रीजन है कि वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प के कुछ अन्य गैस का, ये भी सही है। लेकिन दोनों लग रहा है कि आपस में कोई संबंध भी है, नहीं ना, इसीलिए दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन वायु घटक के जलने में सहायक होता है। तो वायु घटक के जलने में सहायक होता है तो वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी चीज़ जलता है, ठीक है, भी ध्यान रखना है। अब 16 नंबर चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, और ये आपका लास्ट चैप्टर है, और ये ख़त्म, मतलब काम ख़त्म आपका 6 क्लास का। वर्मी कंपोस्ट अथवा कृमि कंपोस्ट में लाल केचुआ का प्रयोग होता है। इन लाल केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं कि लाल केचुआ क्या होता है, ठीक है। देखिए, केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं ना, नहीं है। लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कृमि कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, तो लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाना। और लाल केचुआ जो होते हैं उसमें दांत नहीं होते हैं, और इसमें एक विशेष रचना होती है, इसे गिजर्ड कहते हैं, गिजर्ड, ठीक है। और भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है, यानी जब केचुआ में दांत नहीं है तो भोजन को खाएगा कैसे, काट काट के पीसेगा कैसे, तो गिजर्ड की मदद से पीसता है। ये अंडे के छिलके, समुद्री शंख और सीपी का चूरा आहार को साथ मिलने से यह भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करता है। मतलब जितने चीज़ खाता है ना, अंडा का छिलका, समुद्री शंख, सबको गिजर्ड पीस देता है। और ये जो है लाल केचुआ बहुत गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकता। न ज़्यादा गर्मी चाहिए न ज़्यादा ठंडा, एकदम नमी हल्का सा चाहिए, मौसम ऐसा होना चाहिए। अब केचुआ को आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब केचुआ को आप लोग समझ गए हैं, अब क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। कह रहा है कि इसमें सही पूछ रहा है, तो लाल केचुआ दांत नहीं होता है, बिल्कुल। इसे भोजन गिजर्ट की सहायता से पीसते हैं, बिल्कुल सही है, समझिए आप लोग। चलिए, अंडे के छिलके, समुद्री शंख और सीपी का चूरा भोजन के पीसने में केचुआ की सहायता गिजर्ट करता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो गया, दोनों सही हो गया ना, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। अब निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कह रहा है, इसको हम लोग विचार करेंगे और धीरे से करेंगे, ठीक है, ताकि अचार ना लेना है आपको। चलिए, ये जो कथन है आपका पहला, कागज का जो है उपयुक्त में सही चुनना है आपको, ठीक है।
सही चुनना है। तो कागज़ का जो है पुनः चक्रण संभव है, पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये बताइए, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई भी चीज़ का पुनः चक्रण कर सकते हैं आप, कागज़ का भी पुनः चक्रण कर सकते हैं, ठीक है, उसको गला के फिर से कागज़ बना सकते हैं, कोई उपयोगी बना सकता है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में परिवर्तन संभव नहीं है। कंपोस्टिंग द्वारा कोई भी प्लास्टिक जो होता है उसको आप कम हानिकारक पदार्थ नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा ही बन जाएगा हानिकारक। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, पौधा और जंतु जो है अवशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। पौधा और जंतु का जो अवशिष्ट होता है, जो पौधा है या कोई जंतु है, उसके अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। और सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन, आओ ना यार, उपयुक्त में सही पूछ रहा था। 1 2 3 4 सभी क्या है, सही है, उपयुक्त में सभी सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में प्लास्टिक के दुरुपयोग में कौन से दुष्परिणाम है, कौन जो है प्लास्टिक का दुष्परिणाम है। खाद्य पदार्थ का हानिकारक और कैंसर का होना, बिल्कुल ये अगर प्लास्टिक जो है उससे खाद्य पदार्थ हानिकारक भी हो जाता है प्लास्टिक में रखने से, और उस खाने से कैंसर भी होता है। पशुओं की मृत्यु, बिल्कुल पशु है पन्नी खा लेगा, प्लास्टिक खा लेगा अगर खाना के चक्कर में, तो उसकी मृत्यु हो जाएगा। और शहरों में जल जावा और बाढ़, ये भी हो जाता है। बिल्कुल तीनों कथन इसका क्या था, सही था। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, प्लास्टिक की थैलियाँ पैक किए भोजन को खाने हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, और सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये गैस बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिसमें मानव कैंसर भी सम्मिलित उत्पन्न करती है। प्लास्टिक थैलियाँ में पैक कूड़े को जानकर जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, ठीक है, पूरा पैकेट खा जाता है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियाँ शहर के नाले और सीवर में बंद हो जाते हैं, जो शहर की बाढ़ और जल भराव जैसे महत्वपूर्ण कारक का जो है कारण बनता है। ये सभी जो है स्टेटमेंट सही था। और 6 क्लास एनसीईआरटी ख़त्म होता है। मिलेंगे कल से 7th क्लास में। अगर ठीक ठाक रहा तो कल 8 बजे नहीं आएगा वीडियो आपका, लेकिन कल 8 बजे वीडियो नहीं आएगा, लेकिन 8 बजे कोशिश करेंगे दोपहर में या शाम तक में आपका ये 7th क्लास का कराएं साइंस, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत लगा, सोचिए कि 6 घंटा भी लगा तब ये ऐप जो है एप्लीकेशन ठीक हो पाया है, तब जाके आपको हम करा रहे हैं। और हमारा 3 से 4 घंटा इस पर टाइम वेस्ट चला गया, ठीक है। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा आप लोग मेहनत जो है इसका जो है। और एक चीज़ आप लोग से हम कहे थे कि जो लोग भी टेलीग्राम का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन क्विज हम बनाते हैं, जो टाइप करना चाहते हैं, वो ग्रुप में पूछे थे, तो हम आपको सिखा देंगे कैसे टाइप किया जाता है। आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे ये, और आपको सिर्फ टाइप करना है, सब चीज़ सिखा देंगे। 30 मिनट के अंदर आप 50-50 क्वेश्चन टाइप करके रख देंगे, ठीक है। आपको हम सिखाएंगे, हम अकेला खुद से सिखाएंगे, ये नहीं कि दूसरे को कह देंगे सिखा दो। तो आप सिर्फ हाँ कह दीजिएगा, बाकी हम पीडीएफ दे देंगे और आपको सिखा देंगे, फिर आप कर दीजिएगा टेस्ट, ताकि सुचारू ढंग से चले। अगर आप लोग चाहते हैं टेस्ट चले, इतने 120-25 लोग हैं उसमें, तो सभी लोग चाहते हैं कि टेस्ट अच्छा से चले, तो कम से कम 4-5 लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ताकि जो लोग सीख लीजिएगा तो 2-3 लोग टेस्ट बनाने वाले होंगे। तो हम जितना टेस्ट आप लोग बनाइएगा ना, उतना ज़्यादा एनसीईआरटी खत्म होगा। कहिए, आप टेस्ट बनाइएगा, हम धाई इधर वीडियो बनाएंगे, आप टेस्ट हम वीडियो, आप टेस्ट हम वीडियो, तो ऑटोमेटिक जो है सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा। और सब चीज़ हम अकेला करेंगे तो टाइम लगेगा। और ये बात हम पहले ही बोले थे, नौकरी भी हम करते हैं, खुद का भी कुछ पढ़ाई अलग से होता है, आपका एनसीईआरटी भी होता है, टेस्ट सीरीज भी बनाए, तो टाइम तो लगेगा, और भी पर्सनल लाइफ है। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप भी पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और ये एनसीईआरटी क्विज के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, 1 घंटा 45 मिनट 30 मिनट, उसी में क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।